नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं नेताजी का लेखा जोखा। आज बात उस विधानसभा और विधानसभा से चुन के आए छत्तीसगढ़ के उस कद्दावर नेता की जिनके इर्द गिर्द ही पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की राजनीति घूमती रही। कभी नरम तो कभी गरम की तर्ज पर इस कद्दावर नेता ने विपक्षी पार्टियों के साथ साथ खुद अपनी पार्टी को चैन से नहीं रहने दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र की और यहां से चुनकर आए सरगुजा नरेश टीएस बाबा यानी टीएस सिंहदेव यानी त्रिभुवन शरण सिंहदेव की। टीएस सिंहदेव सरगुजा राज परिवार के मुखिया हैं। इन्हें हम हर आम और खास लोग प्यार से बाबा ही कहते हैं। स्वच्छता के मामले में राष्ट्रीय ख्याति अर्जित करने वाले अंबिकापुर शहर के साथ अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र भी राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। यहां के कद्दावर कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधायक हैं। उनके कद का कोई दूसरा नेता पूरे संभाग में नहीं है। इसका फायदा भी उन्हें हमेशा मिलता रहा। भाजपा भी कमजोर हुई तो इसका प्रमुख कारण टीएस बाबा का बड़ा राजनीतिक कद ही माना जाएगा। बात टीएस बाबा की हो और 2.5 साल वाले फार्मूले की बात न हो तो यह बेमानी सही होगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 2.5 साल वाले मसले की चर्चा लगभग पिछले 4 साल से बनी ही रही। 2018 में बीजेपी को धूल चटाने और कांग्रेस के प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस के सामने सीएम के चेहरे को लेके असमंजस की स्थिति बन गई थी। चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, टीएस बाबा यानी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम के चेहरे के सशक्त दावेदार थे। आलाकमान ने महंत और ताम्रध्वज साहू को तो जैसे तैसे सेट कर लिया, पर अब भी मुकाबले में 2 कद्दावर सामने थे, जिनमें से एक का चुनाव करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उस समय जो दिल्ली में मौजूद थे, उनकी माने तो टीएस बाबा के नाम पर के ऊपर लगभग मुहर लग ही चुकी थी। पटाखे और मिठाइयां भी ऑर्डर की जा चुकी थी। बात दिल्ली से सरगुजा तक आग की तरह फैल गई थी। बताया जाता है कि इसी बीच दिल्ली में आलाकमान के पास कुछ फोन की घंटियां इधर से उधर बजने लगी और उसके बाद खेला हो गया। टीएस बाबा की जगह भूपेश बघेल के सर पर ताज रखने की बात सामने आने लगी। बताया जाता है कि उस समय टीएस बाबा और उसके समर्थकों में इसको लेकर भारी गुस्सा था, पर आलाकमान तो ठहरा आलाकमान, उसके फैसले के आगे नतमस्तक होना लाजमी था। बताया जाता है कि बाबा समर्थकों के गुस्से को देखते हुए ही उस समय जो ये 2.5 साल वाले फार्मूले का इजाद हुआ। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर ये 2.5 साल वाला मसला सच है या सिगुफा। पर टीएस बाबा की टीस समय समय पर इसको लेकर अक्सर दिखती आई है, जिसको लेकर लोगों में यह चर्चा बनी हुई है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। आइए पहले देखते हैं टीएस बाबा ने इस मसले को लेकर बीच बीच में क्या क्या बयान दिए थे। मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बनना चाहता हूँ, पहले भी बनना चाहता था। मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूंगा? मुझे लगता है कि मुझमें कुछ सीमित हैं, लेकिन कुछ क्षमताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों के संपर्क में हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूँ। तो अगर मौका मिलता मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता। लेकिन ये जो बात है, ये पार्टी के दायरे के अंदर की बात है। मैंने बताया कि हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। चुनाव के बाद 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया, चरणदास महंत जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश बघेल जी को और टीएस सिंहदेव जी को। 4 लोगों को जब दिल्ली बुलाया गया तो ये बात हुई कि अब मुख्यमंत्री लगता है कि 4 में से बनेगा। अंततः भूपेश बघेल जी का नाम घोषित हुआ।
मीडिया में ये चर्चा चलती रही 2.5 साल वाली, वो मीडिया में रह गई। बंद कमरे में क्या हुआ, मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूँ बोलने के लिए, किसी दिन बोलूंगा। अब मैं जानता हूँ, मैंने आंख से देखा, कान से सुना। लेकिन इस बार बसपा पार की स्थिति बन रही कांग्रेस, इस बार तो मुख्यमंत्री तब तो फिर जो मुख्यमंत्री हैं वो बनेंगे ना, वो 75 के पार ले जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री आज वो बनेंगे। सरगुजा की क्या स्थिति रहेगी? सरगुजा मतदाता तय करेंगे। धन्यवाद। हाँ, मेरे समधी हैं, हम लोग के अत्यंत आत्मीय संबंध हैं जो हमेशा बने रहेंगे। पहले वो कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो भाजपा में गए, तो बात आती है आपस में भी, कभी कभी बात आती है, महाराज कहाँ आप अभी भी वहाँ हैं कांग्रेस में, देखिए आपके साथ धोखा हो गया, आपको नहीं बनाया मुख्यमंत्री, निर्णय हुआ था वो लागू नहीं हुआ। वो बात अपने जगह है, लेकिन मेरा विचार भाजपा के साथ मेल नहीं खाता। वैचारिक कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मेरे समधी हैं। उनके बयान के बाद तो प्रेम और बढ़ जाएगा अगर गुंजाइश है तो, कि उनने मेरे लिए ऐसा सोचा। अपने यहाँ राजनीतिक दल में भी बुलाने का उनने एक तरह से न्योता दिया। प्रेम किसके लिए बढ़ेगा? प्रेम व्यक्तिगत, कोई पार्टी दूसरी है तो हम लोग तलवार थोड़ा ना चलाएंगे। भाजपा के लोग हैं तो तलवार चलाओ, काटो, भाजपाई कांग्रेसियों को मारेंगे, कांग्रेसी भाजपा को मारेंगे, ये बेवकूफ़ी है। आप अपने जगह रहिए। मेरे भाजपा के कितने लोगों से अच्छे संबंध हैं, भाजपा के कितने लोगों से कांग्रेस के लोगों के संबंध हैं, अच्छे संबंध, वो क्यों नहीं रहने चाहिए? वो सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश एक पृथक होता है। हम लोगों का परिवार 90 साल से करीब 90 साल हो गए होंगे, 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा। राजपाट गया, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं लिया। हम लोग महाराजा थे सरगुजा के इस लोकसभा क्षेत्र का जो रियासत थी उसके हम लोग महाराज थे। किसने लिया राजा का राज? और छोटी सीलिंग की किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। प्रिवी पर्स प्रिविलेजेस लिया किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने। हम लोग का काम धंधा था किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने। तो क्या हम लोगों के हित के लिए जिस संगठन को देख रहे हैं उसको देखें या अपने हित को देखें? मैंने और परिवार ने हमेशा ये देखा कि कांग्रेस का जो माध्यम है काम करने का लोगों के बीच में, ये हम लोग को स्वीकार्य रहा। कांग्रेस भी हमारी देखभाल करती थी, हम भी कांग्रेस के नाम पे काम करते थे, हम सब मिलके काम करते थे। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा, पर वो अपने जगह की बात है। बावजूद इसके मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो भाजपा में सम्मिलित होने का कभी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत घर के लोग क्या करेंगे मैं नहीं जानता, वो मेरे समधी हैं, तो मेरे बच्चे के फादर इन लॉ हैं, उनकी बेटी भी आई है, वो क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन तो आपने बाबा को सुना, आपको क्या लगता है एक आम आदमी भी इस तरह के बयान का मतलब आसानी से समझ सकता है? खैर, जब कांग्रेस की सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार के 2.5 साल पूरे होने को थे तो यह मुद्दा काफी उछला था। हालांकि इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल भी मुखर होकर सामने आए थे। भूपेश बघेल ने उस समय साफ साफ कह दिया था कि अगर उन्हें आला कमान के हर फैसला उन्हें मंजूर है, अगर आला कमान कहते हैं तो वे आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि इन 2.5 वर्षों में आला कमान को भूपेश बघेल ने ऐसा सेट कर लिया कि टीएस बाबा को कई दफा खुद आला कमान से मिलने का समय भी नहीं मिल पाता था। मतलब उसी समय से साफ होने लगा था कि भूपेश बघेल ही पूरे 5 साल गद्दी पे राज करने वाले हैं। अब बात बाबा की करें तो सरगुजा इलाके में लोग बाबा को ही अपना अभी भी सीएम मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे राजा साहब यानी बाबा ही हमारे सीएम हैं। कई दफा तो सार्वजनिक मंच से समर्थकों ने यहां तक भी कह दिया कि बहुत हो चुका बाबा, अब तो हो जाए आर या पार, हम आपके साथ हैं। खैर, 2.5 साल वाला मसला तो फिलहाल फुस हो गया, इसकी चर्चा भी अब उतनी नहीं होती। पर हाल फिलहाल में बाबा ने यह कहकर फिर सबको चौंका दिया कि किसी न किसी दिन वे जो बंद कमरे की राज है, जो बंद कमरे में बात हुई थी, उसको अपने समर्थकों के सामने जरूर रखेंगे।
अब सवाल यह उठता है कि क्या अब वो समय आने वाला है, क्योंकि चुनाव जो आने वाला है। टीएस बाबा हमेशा से कहते रहे कि सीएम बनने की इच्छा हर किसी की होती है। मेरी भी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई। तो कभी चुनाव न लड़ने की बात कहकर सबको चौंकाते नजर आए। फिलहाल बाबा ही जाने मन की बात। इसी बीच हाल फिलहाल अंबिकापुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में जय वीरू की जोड़ी यानी भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ के काका और टीएस सिंहदेव यानी कि छत्तीसगढ़ के बाबा ने मीडिया के सामने गले मिलकर आपसी मनमुटाव को खारिज कर दिया था। आइए पहले उसे देखते हैं। लो भला महाराज, कोई दिक्कत है? ये फैसला हाईकमान का है, सभी मिलकर और हम लोग तो सब शैलजा जी के नेतृत्व हम सब लोग काम कर रहे हैं। सब मिलकर खामोश है, कुछ बोलिए सरकार। बात बताइए भला। आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए। आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए। आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए। और काम भी कर रहे हैं। देखिए अब वो एक अलग मांग है जिसके बारे में चर्चा होगी। थैंक यू। सीएम भूपेश बघेल के साथ मनमुटाव की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए फिर सबको चौंकाया बाबा ने सरगुजा संभागीय सम्मेलन के दौरान कहा कि मुझे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही बाकी पार्टियों से भी न्योता आ चुका है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कांग्रेस आगे मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं निभाऊंगा। इसकी बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही होगी। तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी। मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूर सही बात है कि सबने संपर्क किया था। तो एक चर्चा राजेश भाई ने छेड़ दी थी कि भाई बाबा ने बोला है कि 100 जनों में भाजपा नहीं जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं बोलता तो वो बात आधी सी रह जाती। तो मैंने पूरा खुलासा किया कि सच्चाई है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाया जाने लगा कि क्या अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, सब सेट हो गया है। दूसरी तरफ समर्थक दबे जुबान में कहने लगे कि यह तूफान से पहले की खामोशी है। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा भी इस मसले पे मजे लेने का मौका आखिर भला कहां छोड़ती। आइए सुनते हैं इसी मसले पर भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल और जो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने क्या क्या कहा। अगर वो असली राजा हैं तो उनके साथ में जो कुछ हो रहा है, राजा कभी अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं करता है। ये समझ से बाहर है कि वो अपने अपमान को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, उनकी मजबूरी क्या है। वो जन घोषणा पत्र की समिति के अध्यक्ष रहे हैं और वो स्वयं जब उनसे लोग मिलने जाते तो कहते हैं कि मैं अध्यक्ष जरूर रहा हूं, अब मेरे हाथ में नहीं है मांगों को पूरा करना। तो राजा की जबान, उनका लोगों को किया हुआ वादा वो पूरा नहीं हो रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि वो असमंजस में है। मजबूरी उनकी है कि कांग्रेस में है तो उनको कहना पड़ता है कि सरकार बनेगी। जो सही बात है वो उनकी जबान पर आ जाती है और एक बार नहीं 25 बार ऐसा हुआ है। और बाद में जब पार्टी का दबाव पड़ता है तो फिर वो बोल देते हैं नहीं मैं कांग्रेसी हूं। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में वादा खिलाफी कर रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे वो शहरों में संपत्ति का राधा करने की बात हो, चाहे शहर में रहने वाले गरीबों को 2 कमरे के मकान देने की बात हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री आवास लोगों का छीन लिया है इसकी बात हो, चाहे जल जीवन मिशन के
योजना में भ्रष्टाचार और लोगों के घरों में नल का पानी नहीं पहुंच रहा है इसकी बात हो, चाहे फिर वो विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित इनको 1000 और 1500 रुपए पेंशन देने के वादे की बात हो, चाहे फिर वो बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता देने की बात हो, तो ऐसा कोई भी वादा नहीं है जिनको उन्होंने पूरा किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को तो अपनी कुर्सी बचा के रखना है, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और टीएस सिंहदेव जी के साथ में जो बर्ताव, जो व्यवहार हो रहा है, वो व्यवहार बताता है कि टीएस सिंहदेव जी का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है कि दोबारा सरकार बने। कि कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से और पूरी तरह से अंतरकलह से जूझ रही है, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इनका अंतरकलह और ज्यादा बढ़ेगा, और कांग्रेस की जो अंदर की लड़ाई है वो चरम सीमा में है। और सिर्फ एक एक सीट पर कई दावेदार नहीं है, वरिष्ठ नेताओं के बीच में उनमें संवादहीनता है। वरिष्ठ नेताओं में संवाद नहीं होना, मंत्रियों से मुख्यमंत्री का संवाद नहीं होना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस के अंदर भीतर में कितनी गुटबाजी है। और विधानसभा के नजदीक आते ही, चुनाव के नजदीक आते ही ये लावा बन करके फूटेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2003 के चुनाव में अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित था। उस समय भाजपा को कांग्रेस विरोधी, जोगी विरोधी लहर का फायदा भी मिला। तब 37,222 मतों से कमल भान सिंह ने 27 साल लगातार विधायक रहे मदन गोपाल को पराजित किया था। रमन सरकार के दौरान विधायक बने कमल भान ने 5 वर्ष अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में विकास काम भी करवाया, पर परिसीमन के बाद जब यह सीट सामान्य हुई तो टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। 2008 का यह चुनाव काफी चर्चित रहा। भाजपा के युवा नेता अनुराग सिंहदेव ने कद्दावर टीएस सिंहदेव को मुश्किल में डाल दिया था। टीएस सिंहदेव का जो लोग विरोध करते थे, सारे लोग एक मंच पर आ गए और सबने मिलकर एक ऐसा अभियान चलाया कि भाजपा से कड़ी टक्कर मिली और बमुश्किल 980 मत से ही उन्हें जीत हासिल हुई थी। लेकिन यह जो कम अंतर जीत का है, टीएस बाबा की आंखें खोल दी। उन्होंने विधायक बनने के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अंबिकापुर सहित विधानसभा क्षेत्र के लखनपुर, उदयपुर क्षेत्र में छोटी छोटी चौपाल लगाकर लोगों के सुख दुख में शामिल होकर सबको अपना बना लिया। ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा की कमजोरी का फायदा कांग्रेस ने हमेशा उठाया। विधानसभा ही नहीं, जिला पंचायत या बात करें जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय, नगर निगम अंबिकापुर, सभी चुनाव में कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने लगे। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र जहां गोंड, कंवर, उरांव जनजाति के लोग बहुतायत हैं, उनका झुकाव शुरू से ही कांग्रेस की तरफ रहा है। वैसे घोषणा पत्र समिति की कमान संभालने के बाद प्रदेश में टीएस सिंहदेव की एक अलग पहचान बन गई थी। 2018 में जब भाजपा सरकार के खिलाफ वातावरण बनने लगा तो जन घोषणा पत्र के मुखिया बनाए गए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव की प्रदेश स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ने लगी। सरगुजा जिला ही नहीं, पूरे संभाग के लोगों ने टीएस सिंहदेव को भावी मुख्यमंत्री मान लिया था। इस कारण खुलकर उनके और कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि संभाग की 14 में से पूरी 14 सीट कांग्रेस के पाले में गई। कांग्रेस ने जीत हासिल की। बात करें सरगुजा की लोगों का, तो उनका कहना है कि जितना उम्मीद था उसके अनुरूप यहां पर विकास के कार्य नहीं हुए। बावजूद इसके अभी भी टीएस सिंहदेव मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद अंबिकापुर के लोगों को बड़े बदलाव की उम्मीद थी।
अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की नींव भाजपा ने रखी थी और इसे अंजाम तक स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए टीएस सिंहदेव ने पूरा किया। इसका लोकार्पण भी होने ही वाला है, जो सरगुजा ही नहीं पूरे जो संभाग के लिए एक बड़ी सौगात है। ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे छोटे अस्पतालों को बेहतर बनाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के कारण टीएस सिंहदेव फिलहाल चर्चा में बने हुए हैं। साल 2008 से यहां लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि भाजपा में स्थानीय नेतृत्व की कमी है। भाजपा ने 15 साल की सत्ता में काफी विकास कार्य कराया, पर उसे भुना नहीं पाया। भाजपा के कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार अनुराग सिंहदेव को महत्व देना भी भाजपा के लिए काफी महंगा पड़ा। गुटबाजी इतनी बढ़ी कि भाजपा के कार्यकर्ता तो टूटे ही, नेताओं में भी आपस में दूरी बढ़ने लगी। प्रदेश में जिस धमाकेदार तरीके से कांग्रेस सत्ता में आई थी, उससे लग रहा था कि सरगुजा का खूब विकास होगा। खासकर अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में काफी उम्मीदें थी, लेकिन लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की राजनीतिक लड़ाई का नुकसान यहाँ के नागरिकों को उठाना पड़ा। सड़कें बनी, पुलिया भी बने, पर रोजगार मूलक कोई बड़े संस्थान विकसित नहीं हो पाए। इस बात का वहां के लोगों में काफी दुख है और नाराजगी भी है। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार भाजपा प्रत्याशी रहे अनुराग सिंहदेव के अनुसार बात करें तो उनका कहना है कि 15 साल से टीएस सिंहदेव विधायक हैं, पर उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ऐसा आरोप लगाते हैं अनुराग सिंहदेव। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री व पंचायत मंत्री का दायित्व इन्हें मिला, पर दोनों विभाग में विकास कार्य नहीं करा सके। स्वास्थ्य मंत्री बने तो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का अध्ययन करने थाईलैंड गए और अब तक उसे लागू नहीं करा पाए। मेडिकल कॉलेज भी भाजपा की सरकार की देन है, ऐसा अनुराग सिंहदेव का कहना है। जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे टीएस सिंहदेव, जो घोषणाएं हुई थी वो पूरी नहीं हो पाई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। पंचायत सचिव नियमित नहीं हुए, कई विभागों में अनियमित कर्मचारी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अनुराग सिंहदेव ने स्वीकार किया कि मतदाताओं का जो कांग्रेस के प्रति झुकाव है, यहाँ यही भाजपा का लगातार हार का कारण बनता हुआ आया है। भाजपा के भीतर एकजुटता होनी थी, जो एकजुटता होनी थी, उसका भी अभाव रहा है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का साफ कहना है कि मुझे काम गिनाने की बिल्कुल आदत नहीं है। विपक्ष को यदि काम गिनने की आदत है तो विपक्ष काम गिन ले। मेरे काम का आंकलन मेरे क्षेत्र की जनता करती है, ऐसा टीएस बाबा का कहना है। मैं जब पहली बार विधायक बना तो जिस दूरस्थ बकोई गांव में गया, वहां जाने के लिए कोई सड़क भी नहीं थी। आजादी के बाद कोई जनप्रतिनिधि उस गांव में नहीं पहुंच पाया था। आज वहां पक्की सड़क बन चुकी है। कई गांव में प्राथमिक और मिडिल स्कूल नहीं थे। कहने को तो यह एक छोटी बात है, पर उस गांव की इस बड़ी मांग को पूरी करने का जो सुकून मुझे मिला, वह कभी बड़े काम से नहीं मिलेगा, ऐसा टीएस बाबा का कहना है। पीएमजीएसवाई की सड़कें हो, लखनपुर में कॉलेज हो, आईटीआई हो, सड़क पुल पुलिया सिंचाई परियोजना का काम हो, अंबिकापुर में कचरा प्रबंधन मॉडल है जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। वन अधिकार पत्र जो सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग को मिलता था, मेरी पहल पर ओबीसी व सामान्य वर्गों को भी मिलना शुरू हुआ, यह उपलब्धि टीएस बाबा गिनाते हैं। टीएस बाबा का कहना है कि सामुदायिक वन अधिकार की पहल उनके कहने पर ही हुई थी। कॉलेज की स्थापना के साथ डॉक्टरों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में हुए, अस्पतालों का बेहतरीकरण हुआ, नवीनीकरण हुआ, इलाज की बेहतर सुविधा मिलने लगी। मेडिकल कॉलेज में केंद्रीकृत लैब की स्थापना से जांच की बड़ी सुविधा मिलने लगी। संभागीय जीएसटी भवन अंबिकापुर में स्थापित हुआ।
ऐसा टीएस बाबा अपने बताते हैं कि जो जो उन्होंने कराया। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का जो विस्तार हुआ वो भी एक उपलब्धि अपना गिनाते हैं। 702 नई पंचायत प्रदेश में बनी। ग्रामीणों की मांग पर पंचायत भवनों का निर्माण किया गया। विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी जो घुनघट्टा परियोजना के अंतिम छोर तक पानी लाने करोड़ों रुपए का निर्माण काम हुआ है। अंतिम छोर तक किसानों के लिए पानी पहुंचा, ऐसा बाबा का कहना है। नल जल योजना के काम में तेजी से अभी भी चल रही है। पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में हाई मास्ट लाइट लगाया गया, जिससे गांव में एक नया काम दिखा। अंबिकापुर गांधी स्टेडियम का उन्नयन किया गया। इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जो किसी भी जनप्रतिनिधि का काम ईमानदारी से लोगों की सेवा करने का है, न कि काम गिनाने का, ऐसा टीएस बाबा का कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार टीएस बाबा चुनाव मैदान में फिर उतरेंगे, क्योंकि कई दफा उन्होंने खुद चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो कई बार यह भी कहते हुए दिखे हैं कि वे इसको लेकर अपने लोगों, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे और उनका जो भी फैसला होगा वह सर आंखों पर। खैर, तमाम पड़तालों के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि अगर अपनी इसी सीट से बाबा चुनावी मैदान में फिर उतरते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, यानी बाबा अपनी सीट बचा लेंगे। बाबा के लिए इस सीट को लेकर अच्छी खबर, उन्हें इसे लेकर फिलहाल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं दिख रही है। तो यह तो रही बाबा यानी टीएस सिंहदेव की विधानसभा सीट का मोटा मोटा आंकलन। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में किसी नए विधानसभा क्षेत्र का हाल लेके मैं फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। कार्यक्रम कैसा लगा, सुझाव कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। नमस्कार, जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए, न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को, तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में।
नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज 36 का खास कार्यक्रम नेताजी का लेखा जोखा। तो छत्तीसगढ़ में गर्मी के मौसम के साथ साथ चुनावी मौसम का भी आगाज हो चुका है। अभी चुनाव को लगभग 6 महीने बचे हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा भूपेश सरकार यानी कांग्रेस सरकार को जोर शोर से घेरना शुरू कर दी है। चाहे गोठानों की पोल खोल मुहिम हो, पीएससी का मसला हो, या फिर जो अभी जोरों शोरों से छत्तीसगढ़ में चल रहा है यानी प्रदेश में शराब और कोयले के लेवी को लेकर ईडी की कार्रवाई, जिसमें कई बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं के नाम हैं। कई तो जेल की हवा खा रहे हैं तो कईयों के सर पर तलवार लटक रही है। चुनावी साल होने के कारण ऐसे आरोपों के बीच अपने आप और पार्टी की पॉजिटिव छवि बनाए रखना सीएम भूपेश बघेल के लिए कम चुनौतीपूर्ण तो नहीं होगा। यह तो माना ही जाएगा कि कांग्रेस सरकार ने आते ही अपने आप को छत्तीसगढ़िया सरकार के रूप में पेश किया, जो लोगों के दिलों में कहीं न कहीं घर तो बना ही चुकी है। चाहे छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों की बात हो या यहाँ की संस्कृति को सहेजने संवारने का काम भूपेश बघेल ने बखूबी किया है, जिससे कांग्रेस यानी भूपेश सरकार के प्रति छत्तीसगढ़िया लोगों के मन में कहीं न कहीं पॉजिटिव असर तो डाला ही है। छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा। ऐसे में यहाँ के किसानों का धान 2500 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदकर भूपेश बघेल ने वाहवाही तो बटोरी है। हालांकि इसके पीछे विपक्ष इसके लिए आए दिन कर्ज लेने को लेकर निशाना साधते रहे हैं। अब भूपेश बघेल की बात करें तो उनकी महत्वाकांक्षी योजना यानी नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी की बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब यह योजना शुरू हुई तो देश भर के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि भाई आखिर ये क्या है। धीरे धीरे इस योजना की चर्चा देश भर में होने लगी। राष्ट्रीय स्तर पर कई बार इसे सराहा भी गया, पर जितनी जोर शोर या जिस उद्देश्य को लेकर इसे शुरू किया गया था, आज के हाल में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के चलते यह कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पे बट्टा बैठाने लगा है, जिसका फायदा 100% विपक्षी पार्टी यानी भाजपा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार कह रही कि प्रदेश में 10,000 से ज्यादा गौठानों का निर्माण किया गया है, जिसमें औसतन हर गौठानों पर 19 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। पर अधिकांश जगहों पर उजाड़ और खंडहर पड़े गौठानों की हालत देख चुनावी साल में अब जनता भी जवाब मांगेगी कि गौठानों के 19 लाख रुपए आखिर कहां गया, और इसका जवाब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही देना होगा, न किसी अधिकारी या न किसी लोकल जनप्रतिनिधियों को। चुनाव में राम के नाम का आड़ लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस सरकार यानी भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में भाजपा से राम नाम का मुद्दा छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे रामगमन वन पथ को लेकर या रामायण पाठ या कौशल्या माता का मंदिर जैसे कई काम करके कम से कम इस चुनाव में भाजपा का जुबान बंद करने में भूपेश बघेल सरकार सफल नजर आ रही है। शराबबंदी भी एक ऐसा ही मुद्दा है जिसे लेकर अभी भी कांग्रेस सरकार बैकफुट में नजर आती है, या कहें चुनावी आवेश में आके अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस फंस चुकी है। ऐसा नहीं कि इसके लिए भूपेश सरकार ने कुछ नहीं किया, समिति बनाई, पर वह समिति भी कई सालों के लंबे इंतजार के बाद इस निष्कर्ष में पहुंची कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में शराबबंदी लागू करना टेढ़ी खीर है। इस मुद्दे को भी इस चुनावी साल में खूब भुनाया जाएगा। शराबबंदी तो हुई नहीं, शराब घोटाला जरूर हो गया, जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में बनी हुई है।
जिसने अपने आप को साफ सुथरी सरकार के रूप में पेश करने वाले सीएम भूपेश बघेल के दामन में कहीं न कहीं दाग तो लगेगा ही, जिसे भूपेश बघेल कैसे साफ करते हैं इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। ऐसे भी और कई मुद्दे हैं जिस पर लंबी चर्चा की जा सकती है। खैर, हम यहाँ बात करने आए हैं भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र यानी पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो आज उसी पे एक नजर डालेंगे कि भूपेश बघेल का अपने क्षेत्र में क्या हाल है। जीत बरकरार रखेंगे या फिर भाजपा उनसे यह सीट छीन सकती है। बात करें पाटन की तो राजधानी रायपुर से के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक से लगभग 14 किलोमीटर दूर महादेव घाट के खारून नदी को पार करते ही पड़ता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र पाटन। लोगों का कहना है कि जब से भूपेश बघेल यहां सीएम बने हैं तब से पिछले 4.5 वर्षों में यहाँ काफी विकास हुआ है। जैसे ही आप पाटन के अमलेश्वर क्षेत्र में पहुंचेंगे आपको चौड़ी सड़कें नजर आएंगी, ऊंची इमारतें नजर आएंगी और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनियां देखकर आप राजधानी के किसी पास इलाके में होने की अनुभूति कर सकते हैं। कॉलोनियों में बड़े बड़े प्रवेश भव्य द्वार आपको रोड में ही दिख जाएंगे, जो पिछले कुछ वर्षों में यहाँ विकास के बदलाव की कहानी बयां कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार यानी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। पहले जमीन के दाम यहाँ जो 8 से 10 लाख रुपए एकड़ हुआ करता था, वो कांग्रेस सरकार आने के बाद जो अमलेश्वर इलाका है वहाँ प्रति एकड़ 40 से 50 लाख रुपए पहुँच गया है। आधुनिक कॉलोनियों के विकास यहाँ से भूमि के दाम तेजी से बढ़े हैं। अब बात करेंगे सीएम के क्षेत्र पाटन में रोजगार की स्थिति की, तो जो खुड़मुड़ा है, मोतीपुर है, सेलूद है, फुंडा और बेठेना जैसे गांव में बदलाव स्पष्ट नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जा रहे हैं जिससे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिल रही है। ग्रामीणों से बात करने में वे कहते हैं कि गांव में जो रूरल इंडस्ट्रीज पार्क खुले हैं उनसे रोजगार के अवसर मिलना शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि जो रोजगार के अवसर मिले हैं तो यहां से निश्चित तौर पे पलायन भी रुका है। खुड़मुड़ा गांव की जिज्ञासा महिला स्व सहायता समूह वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। महिलाएं बताती हैं कि इससे हर महिला को हर माह 12 से 15 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है। रोजगार सृजन का यह श्रेय वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गोठान योजना को देती है। अब बात करें आवागमन परिवहन की तो पाटन विधानसभा क्षेत्र में चाहे झींट हो, जामगांव एम हो, कुम्हारी हो, परसदा हो या अमलेश्वर, खुड़मुड़ा, मोतीपुर, कुरुद्दी, सेलूद, फुंडा, बठेना, तर्री घाट, ठाकुर राइन टोला, लोहरसी, अमेरी, पचपेड़ी, मऊदा और परसदा की बात करें तो सभी गांवों में चकाचक सड़कें बन चुकी हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों में जहां उम्मीद नहीं थी वहां तक भी सड़क पहुंच गई है। इससे जमीन के दाम तो बढ़े ही, कई लोग फैक्ट्री लगाकर खुद का कारोबार शुरू कर चुके हैं। पाटन में पुरातात्विक महत्व का स्थल है तर्री घाट। यहाँ इतिहास व पुरातत्व को संभालने का काम हो रहा है। इधर ठाकुराइन टोला में महादेव घाट की तर्ज पर लक्ष्मण झूला का निर्माण किया जा रहा है। गांवों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जोर शोर से काम चल रहा है। आप पाटन इलाके में जाएंगे तो अभी भी आपको कई इलाकों में सड़क बनते हुए दिख जाएगा। विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए नई पक्की सड़कों को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। हालांकि इसको लेकर समय समय पर जो विपक्षी पार्टी यानी भाजपा भी आरोप लगाते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जो सड़क बनाने का काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने इलाके यानी पाटन में ही कर रहे हैं।
आइए आगे बढ़े, इससे पहले पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में एक मोटा मोटी जान लेते हैं। तो बता दें कि जो 1993 से लेकर अब तक का हाल जो है उसमें पाटन के चुनावी इतिहास के बारे में नजर डालें तो यहाँ साल दर साल जो मतदान का प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता ही दिखा है। यानी कि जो मतदान का प्रतिशत है उसका ग्राफ जैसे जैसे चुनाव होते गए वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ता गया। तो एक नज़र डाल देते हैं। जैसे 1993 में यहाँ चुनाव प्रतिशत था 65.33। 1998 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ चुनाव प्रतिशत था 65.68। 2003 की बात करें तो 77.79% था चुनाव का रेशियो। 2008 की बात करें तो 78.09% था। 2013 की बात करें तो 81.32%, 32% मतदान की स्थिति थी। और 2018 की बात करें तो यह बढ़कर 83.19% हो गई थी। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो लगातार जो मतदाताओं की संख्या है वो लगातार जैसे जैसे चुनाव होते गए वैसे वैसे यहाँ मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती गई, मतलब मतदान का प्रतिशत भी यहाँ बढ़ता गया। आइए अब जानते हैं कि कब कब किसके किसके बीच मुकाबला हुआ और किसने बाजी मारी और कौन चित हुआ। तो जैसे हम बात करें कि 1993 में भूपेश बघेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने केजूराम जो वर्मा जो बसपा के उम्मीदवार थे 1993 की बात करें तो उनको पटकनी दी थी। यहाँ भूपेश बघेल को जो 1993 में 28,537 मत मिले थे, वही जो केजूराम वर्मा जो बसपा के थे प्रत्याशी उनको 25,163 मत मिले थे। बात करें 1998 विधानसभा चुनाव की तो भूपेश बघेल ही कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उनके जो अगेंस्ट में जो खड़ी हुई थी जो भाजपा की निरुपमा चंद्राकर पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। जीत का दर्ज का आंकड़ा करीब 2,000-2,500 मत था। भूपेश बघेल को तकरीबन 37,758 मत मिले थे 1998 विधानसभा चुनाव में। वही जो विपक्षी पार्टी है निरुपमा चंद्राकर, उनको 35,062 मत ही प्राप्त हुए थे। अब 2003 की बात करें तो 2003 में भी कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में एक रोचक बात यह थी कि जो उनके रिश्ते में चाचा लगते हैं विजय बघेल, वो उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे। राष्ट्रीय राकापा के तरफ से उन्हें टिकट मिली हुई थी। इसमें भी भूपेश बघेल ने दर्ज की थी करीब 7,000 मतों से अपने चाचा के विरुद्ध जीत दर्ज की थी। 2003 की बात करें, भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 44,217 मत मिले थे। वहीं जो उनके चाचा कहे जाते हैं विजय बघेल, उनको 37,308 मत मिले थे। मतलब 2003 में भी भूपेश बघेल ने यहां से जीत हासिल की थी। 2008 में थोड़ा पाला पलटा। जो चाचा हैं कहे जाते हैं भूपेश बघेल के विजय बघेल, उनको बीजेपी से इस बार टिकट मिला 2008 में और उन्होंने इस बार भूपेश बघेल को शिकस्त देने में सफलता हासिल की। 2008 में विजय बघेल जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें लगभग 59,000 मत मिले थे। वहीं जो भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 21,158 मत ही मिले थे। तो 2008 की बात करें तो यहाँ भूपेश बघेल एक बार पराजय का भी सामना करना पड़ा था। उनके चाचा विजय बघेल जो भाजपा से जिन्हें टिकट मिली थी 2008 में, उन्होंने भूपेश बघेल को मात दिया था। 2013 की बात करें तो भूपेश बघेल कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे। इस बार चिर परिचित उनके चाचा ही मैदान में थे, वो भी भाजपा की तरफ से 2013 में। तो भूपेश बघेल ने इस बार जोर आजमाते हुए अपने चाचा को पटकनी दी और तकरीबन 10,000 मतों से उन्हें धूल चढ़ा दी। तो 2013 में जो भूपेश बघेल को मिले थे 68,185 मत मिले थे। वहीं जो विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की तरफ से जो उनके चाचा खड़े हुए थे विजय बघेल, उन्हें 58,842 मत प्राप्त हुए थे। 2018 की बात करें तो भूपेश बघेल यही पाटन से ही कांग्रेस के ही उम्मीदवार खड़े हुए थे। उन्होंने भाजपा के मोतीलाल साहू को धूल चटा दी, काफ़ी अंतर से उन्होंने विजय हासिल की थी। बता दें कि भूपेश बघेल को 83,810 मत मिले थे 2018 के विधानसभा चुनाव में।
वही जो भाजपा के प्रत्याशी थे मोतीलाल साहू, उनको 56,685 मत मिले थे। तो 2018 में भी भूपेश बघेल ने यहां पर धूल चटा दी। तो जितने विधानसभा चुनाव में एक बार बस उन्होंने अपने चाचा से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भूपेश बघेल लगातार इस पाटन विधानसभा क्षेत्र में अपना कब्जा बनाए हुए हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में ही अगर 2013 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो यहाँ जो पुरुष मतदाताओं की संख्या है वो तकरीबन 97,982 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 97,543 है। और जो तृतीय वर्ग है, तृतीय लिंग है, ट्रांसजेंडर है, उनकी भी संख्या यहाँ 17 है। इस प्रकार यहाँ जो कुल वोटर हैं वो करीब 1,95,539 वोटर पाया जाए। 2013 की ही बात करें तो वहाँ मतदान का जो प्रतिशत था वो 83.19% यहाँ मतदान का देखा गया 2013 में। भूपेश बघेल के गृह गांव कुरुदडीह की बात करें तो गांव में प्रवेश करते ही यह पता चल जाता है कि यह कोई आम गांव नहीं है, यह मुख्यमंत्री का गांव ही हो सकता है। यहां पर सरकार की सभी योजनाओं को लागू किया गया है। यहां के हर गांव में राजीव मितान क्लब और गोठान समिति बनाई गई है। सभी से राय लेकर ही विकास कार्यों का खाका तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण यहाँ के सरपंच से लेकर अन्य जनप्रतिनिधि काफी सक्रिय हैं। इसलिए विकास साफ तौर पर पाटन विधानसभा क्षेत्र या जो आसपास के गांव हैं विधानसभा क्षेत्र उसमें हमको देखने को मिल जाता है। सांकरा में पूजन सामग्री, सांकरा गांव में है जो वहाँ पूजन सामग्री चुनरी, गुलाल, रोली, चंदन के निर्माण में 300 स्व सहायता समूह की महिलाएं जुटी हुई हैं। इसमें महिलाओं को हर माह 6,000 रुपये से की आमदनी आसानी से हो रही है। वहीं फुंडा गांव की बात करें तो यहाँ तेल पिराई के काम में 150 से 150 युवा जुटे हुए हैं। केसरा गांव में प्राकृतिक पेंट की इकाई लगाई गई है जिसमें तकरीबन 1,810 लीटर प्राकृतिक पेंट बनाया गया है। मटंग, दरबा, मोखोली, तर्रा और बोरेंदा में बायोप्लाक के माध्यम से मछली पालन किया जा रहा है। पाटन में सामुदायिक बाड़ी, बटेर पालन, मुर्गी पालन, हेचरी यूनिट, गाय पालन और वर्मी खाद उत्पादन में 1,194 समूह कार्यरत हैं। इस समूह को अब तक 6,75,00,000 रुपए का लाभ हो चुका है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 1,239 स्व सहायता समूह को बैंक के माध्यम से 17,38,00,000 रुपए का बैंक से कर्ज मिला है, जिससे स्थानीय लोग स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी बाड़ी योजना में 44 स्थानों पर 149 समूह कार्यरत हैं। समूह को सब्जी बेचकर अब तक 62 लाख रुपए से ज्यादा का लाभ हो चुका है। पाटन के 106 गांव में गोठान बने हुए हैं। इनमें वर्मी खाद, सुपर कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है। इसे बेचकर किसान समूह आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। 50% से अधिक गोठान स्वावलंबी हो चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इनकी आय 2 लाख रुपए से ज्यादा है। केसरा के गोठान में अब तक 13 लाख की आय हुई है। तो ये तरह ही जो वहाँ विकास कार्यों की बात, जो वहाँ काम चल रहा है, जो एक होता है मुख्यमंत्री का इलाका होता है, मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र होता है, वहाँ अमूमन हमको विकास कार्यों की सौगात देखने को मिलती है। ठीक उसी तरह भूपेश बघेल के पाटन इलाकों में भी गांव-गांव में इस तरह के योजनाओं को हम आसानी से देख सकते हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र भूपेश बघेल ने पहला चुनाव 1993 में लड़ा था, जिसमें उनका मुख्य मुकाबला बसपा के केजूराम वर्मा से था। बघेल ने 1998 में चुनाव में भाजपा के निरुपमा चंद्राकर को पटकनी दी थी। राज्य गठन के बाद, या मतलब जब 2001 में जब राज्य गठन हुआ, छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश से पृथक हुआ, उसके बाद 2003 में जो चुनाव हुए उससे लेकर जो 2013 तक भूपेश बघेल को विजय बघेल ने चुनौती दी। विजय बघेल हैं जो रिश्ते में भूपेश बघेल के चाचा लगते हैं। 2003 में विद्याचरण शुक्ल की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव हारने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए थे।
2008 के चुनाव में उन्होंने अपने भतीजे यानी भूपेश बघेल को 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 2018 के चुनाव में पार्टी ने विजय बघेल की जगह मोतीलाल साहू को भाजपा का उम्मीदवार बनाया। स्थानीय लोगों की माने तो जो मोतीलाल साहू है वो उन्होंने हारने के बाद मुड़कर पाटन की तरफ भी नहीं देखा, ऐसा आरोप वहां के लोग लगाते हैं। वर्तमान में भाजपा के लिए एक सशक्त उम्मीदवार खोजना पाटन विधानसभा क्षेत्र में भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। वैसे रिश्ते में जो चाचा हैं विजय बघेल इस बार अपने भतीजे से दो हाथ करने को तैयार हैं। मतलब 2023 का चुनाव आना है, उसमें विजय बघेल ने चुनौती दी है कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा क्षेत्र में फिर से धूल चटा सकते हैं। कुल मिलाकर 1993 से लेकर 2018 तक के परिणामों की चर्चा करें तो सीएम भूपेश बघेल 2008 में सिर्फ एक बार अपने चाचा यानी विजय बघेल से पटकनी खा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृहग्राम होने के कारण पाटन की जनता भूपेश बघेल को सर आंखों पर बैठाई हुई है, जिसके पीछे इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों को जोड़कर देखा जा सकता है। फिलहाल भाजपा या किसी अन्य दल के लिए विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस यानी भूपेश बघेल को हरा पाना लगभग असंभव सा दिखता है। कोई बहुत बड़ा ही उलटफेर हुआ तो 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की को यहाँ चुनौती मिल सकती है। नहीं तो यहाँ पर इस क्षेत्र में पाटन विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल की जीत आसानी से देखी जा सकती है। तो यहाँ भूपेश बघेल 2023 के चुनाव में भी सेफ नजर आ रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। पाटन विधानसभा क्षेत्र से 1993 से लगातार पाटन विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बार बस यहाँ पर पटकनी खाई है 2008 में, जो उनके चाचा विजय बघेल ने उन्हें पटकनी दी थी। उसके बाद से लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में वो मतों से मतलब ज्यादा मतों से ही विजयी होते आए हैं। तो 2023 की जो राह है वो पाटन विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल के लिए आसान दिखती है और उनकी जीत जो वहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी जीत भी इस बार पक्की होगी। तो भूपेश बघेल के लिए अच्छी खबर पाटन विधानसभा क्षेत्र के जैसे कि लोगों का विश्वास उन पर अभी भी बरकरार है और उनकी सीट को फिलहाल 2023 में कोई खतरा नहीं है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप और क्या देखना चाहते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ हमारे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं नेताजी का लेखा जोखा। आज बात उस विधानसभा और विधानसभा से चुन के आए छत्तीसगढ़ के उस कद्दावर नेता की जिनके इर्द गिर्द ही पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की राजनीति घूमती रही। कभी नरम तो कभी गरम की तर्ज पर इस कद्दावर नेता ने विपक्षी पार्टियों के साथ साथ खुद अपनी पार्टी को चैन से नहीं रहने दिया।
जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र की और यहां से चुनकर आए सरगुजा नरेश टीएस बाबा यानी टीएस सिंहदेव यानी त्रिभुवन शरण सिंहदेव की। टीएस सिंहदेव सरगुजा राज परिवार के मुखिया हैं। इन्हें हम हर आम और खास लोग प्यार से बाबा ही कहते हैं। स्वच्छता के मामले में राष्ट्रीय ख्याति अर्जित करने वाले अंबिकापुर शहर के साथ अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र भी राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। यहां के कद्दावर कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधायक हैं। उनके कद का कोई दूसरा नेता पूरे संभाग में नहीं है। इसका फायदा भी उन्हें हमेशा मिलता रहा। भाजपा भी कमजोर हुई तो इसका प्रमुख कारण टीएस बाबा का बड़ा राजनीतिक कद ही माना जाएगा। बात टीएस बाबा की हो और 2.5 साल वाले फार्मूले की बात न हो तो यह बेमानी सही होगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 2.5 साल वाले मसले की चर्चा लगभग पिछले 4 साल से बनी ही रही। 2018 में बीजेपी को धूल चटाने और कांग्रेस के प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस के सामने सीएम के चेहरे को लेके असमंजस की स्थिति बन गई थी। चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, टीएस बाबा यानी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम के चेहरे के सशक्त दावेदार थे। आलाकमान ने महंत और ताम्रध्वज साहू को तो जैसे तैसे सेट कर लिया, पर अब भी मुकाबले में 2 कद्दावर सामने थे, जिनमें से एक का चुनाव करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उस समय जो दिल्ली में मौजूद थे, उनकी माने तो टीएस बाबा के नाम पर के ऊपर लगभग मुहर लग ही चुकी थी। पटाखे और मिठाइयां भी ऑर्डर की जा चुकी थी। बात दिल्ली से सरगुजा तक आग की तरह फैल गई थी। बताया जाता है कि इसी बीच दिल्ली में आलाकमान के पास कुछ फोन की घंटियां इधर से उधर बजने लगी और उसके बाद खेला हो गया। टीएस बाबा की जगह भूपेश बघेल के सर पर ताज रखने की बात सामने आने लगी। बताया जाता है कि उस समय टीएस बाबा और उसके समर्थकों में इसको लेकर भारी गुस्सा था, पर आलाकमान तो ठहरा आलाकमान, उसके फैसले के आगे नतमस्तक होना लाजमी। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं नेताजी का लेखा जोखा। आज बात उस विधानसभा और विधानसभा से चुन के आए छत्तीसगढ़ के उस कद्दावर नेता की, जिनके इर्द गिर्द ही पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की राजनीति घूमती रही। कभी नरम तो कभी गरम की तर्ज पर इस कद्दावर नेता ने विपक्षी पार्टियों के साथ साथ खुद अपनी पार्टी को चैन से नहीं रहने दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र की और यहां से चुनकर आए सरगुजा नरेश टीएस बाबा यानी टीएस सिंहदेव यानी त्रिभुवन शरण सिंहदेव की। टीएस सिंहदेव सरगुजा राज परिवार के मुखिया हैं। इन्हें हम हर आम और खास लोग प्यार से बाबा ही कहते हैं। स्वच्छता के मामले में राष्ट्रीय ख्याति अर्जित करने वाले अंबिकापुर शहर के साथ अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र भी राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। यहां के कद्दावर कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधायक हैं। उनके कद का कोई दूसरा नेता पूरे संभाग में नहीं है। इसका फायदा भी उन्हें हमेशा मिलता रहा।
भाजपा भी कमजोर हुई तो इसका प्रमुख कारण टीएस बाबा का बड़ा राजनीतिक कद ही माना जाएगा। बात टीएस बाबा की हो और 2.5 साल वाले फार्मूले की बात न हो तो यह बेमानी सही होगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 2.5 साल वाले मसले की चर्चा लगभग पिछले 4 साल से बनी ही रही। 2018 में बीजेपी को धूल चटाने और कांग्रेस के प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस के सामने सीएम के चेहरे को लेके असमंजस की स्थिति बन गई थी। चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, टीएस बाबा यानी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम के चेहरे के सशक्त दावेदार थे। आलाकमान ने महंत और ताम्रध्वज साहू को तो जैसे तैसे सेट कर लिया, पर अब भी मुकाबले में 2 कद्दावर सामने थे, जिनमें से एक का चुनाव करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उस समय जो दिल्ली में मौजूद थे, उनकी माने तो टीएस बाबा के नाम पर के ऊपर लगभग मुहर लग ही चुकी थी। पटाखे और मिठाइयां भी ऑर्डर की जा चुकी थी। बात दिल्ली से सरगुजा तक आग की तरह फैल गई थी। बताया जाता है कि इसी बीच दिल्ली में आलाकमान के पास कुछ फोन की घंटियां इधर से उधर बजने लगी और उसके बाद खेला हो गया। टीएस बाबा की जगह भूपेश बघेल के